अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 8 नवंबर 2026 है। 3 अहम तरीन मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। पहला तो ये कि डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने 2 रोज़ कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईमान मज़ारी को भी मेंशन किया और ईमान मज़ारी ने उनके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को चैलेंज किया। अब उसके नतीजे में अदालत ने रद्द-ए-अमल क्या दिया, अदालत किस नहज पर चल रही है और कैसे वो एक जो बयान है उसको शामिल करने पर खुद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देती रही, इससे मुतालिक आपके साथ जो है वो तफसीलात शेयर करूँगी। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दौरा लाहौर किया, अब उनका दौरा सिंध जो है वो शुरू होने जा रहा है कल। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में साथ में जो है वो अपोज़िशन इत्तेहाद जो कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पर है, वो भी इस वक़्त लाहौर के दौरे पर निकल चुका है और उनका शहर-शहर बाकायदा तौर पर इस्तकबाल कैसे हो रहा है, क्या अपोज़िशन मुतहर्रिक हो रही है, क्या ये वही पैटर्न है कि 2 साल एक हुकूमत चलेगी और तीसरे साल में जो है वो उसको तारे दिखाए जाएँगे एंड देन तख्ता उल्टा जाएगा या फिर ये कुछ और है, अपोज़िशन इन एक्चुअल अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, इससे मुतालिक भी हम गुफ्तगू करेंगे। आखिर में हम ये बात करेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से एक कमज़ोर रद्द-ए-अमल उसका दिया गया। ठोस कोई बात कहने को है नहीं, सिर्फ़ एक गुलदस्ता बनाकर पेश करने के लिए वफ़ाक़ी आईनी अदालत को इस्तेमाल किया जाता है और वफ़ाक़ी आईनी अदालत की हकीकत 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर उठती उँगलियाँ, इंटरनेशनल आवाज़ें और फिर हुकूमत का कमज़ोर रद्द-ए-अमल क्या इसको बरकरार रख पाएगा या नहीं, ये भी वीडियो के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले ये कि डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जैसे कि उन्होंने ईमान मज़ारी को जो है वो बगावत करने वालों का और गद्दारों का वकील करार दिया और कहा कि वो बारीक वारदातें जो है वो डालती हैं और वो किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलवाती हैं। तो ये जब बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की तो बड़ी टॉन्टिवली की और उससे पहले वो बलूच जो कुछ सरकर्दा रहनुमा है, बीवाईसी है मारंग बलूच की, उसके हवाले से बात कर रहे थे। अब हुआ ये कि ईमान मज़ारी ने, हम गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी मुफस्सिल इस बारे में बात कर चुके हैं कि ईमान मज़ारी ने उसको चैलेंज किया अदालत में, डीजी आईएसपीआर के बयान को जज अफजल मजूका के सामने दरख्वास्त दी। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस्तदा की कि इसको आज नहीं बल्कि कल सुन लीजिए, लेकिन जज अफजल मजूका ने कल ही दलाइल सुने। तो हादी अली चट्टा ने बाकायदा तौर पर अदालत के सामने ये तफसील रखी कि देखिए डीजी आईएसपीआर एक चलते हुए मुकदमे के दौरान ईमान मज़ारी को मेंशन करके, उनकी ट्वीट्स को मेंशन करके अदालत को ये रास्ता दिखा रहे हैं कि भई अब आप इनके खिलाफ जल्द अज जल्द फैसला करें और उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ रखा कि डीजी आईएसपीआर को बतौर गवाह बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए और उनको हमें क्रॉस करने दिया जाए कि कैसे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ईमान मज़ारी जो है वो गद्दारों की वकील हैं या ईमान मज़ारी कोई बारीक वारदातें डालती हैं और वो कोई इंटरनेशनली जो है वो फंड हो रही है पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कुव्वतों को की नुमाइंदगी करने के लिए। तो ये जब उन्होंने अपने दलाइल जो है वो अदालत के सामने रखे तो जज अफजल मजूका ने ये मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया जो कि बेसिकली प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ होना चाहिए था। ठीक है कि प्रोसिक्यूशन ने इस बात की मुखालफत की कि डीजी आईएसपीआर को गवाह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जज अफजल मजूका खुद कहते हैं कि ऐसे अगर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो हम क्या उसको गवाह बना लेंगे? ये वही जज अफजल मजूका हैं, जिनके सामने प्रोसिक्यूशन के वो गवाह पेश हो रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट होते हुए ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की ट्वीट्स देखी हैं। वो उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन और बयानात रिकॉर्ड करने की या उनकी शहादतें जो है वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन वो डीजी आईएसपीआर को बतौर गवाह बुलाने पर खुद काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उसके बाद फिर जब उनसे कहा गया कि आप फौरी तौर पर इस पर फैसला कीजिए कि उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इधर वे आप इसको डिसाइड करें, तो उन्होंने कहा कि जो 342 का एतराफ़ी बयान होता है उसके बाद जो है वो मैं ये देखूँगा कि इस पिटीशन पे क्या करना है। यानी वो केस को कंक्लूड करना चाहते हैं जो उनकी एक्चुअल असाइनमेंट है और वो ये नहीं चाहते कि इस वक़्त डीजी आईएसपीआर या दीगर जो मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ उलझा जाए। आज बहरहाल इस मुकदमे की समाअत होनी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर और सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जो है वो कुछ इवेंट्स ऐसे थे जिनमें आज़म नज़ीर तारिड़ साहब ने आना था, वफाकी वज़ीर कानून है, तो उसकी वजह से तमाम वुकला को बाकायदा तौर पर वहाँ की जो वुकला बॉडीज़ हैं वो ये बयान जारी करती हैं कि कोई भी अदालत वुकला की अदम पेशी पर उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास ना करे और इसी वजह से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे की समाअत नहीं हुई है और जज साहब ने वक्त दिया, अल्टीमेटम्स दिए और कहा कि 342 का बयान इन दोनों की अदम मौजूदगी में हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर मौजूद है कि रीजनेबल जो है वो हियरिंग दी जाए, दोनों फरीकैन को सुना जाए और सुनकर फैसला किया जाए, तो जज अफजल मजूका जो है वो बड़ी कोशिश में है कि निज़ाम राजी भी रहे, वो जल्द अज जल्द अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें, लेकिन हर दिन कोई ना कोई कदगन जो है वो आ जाती है और जैसे वो कहते हैं ना कि आप
वुकला जो है वो अपने साइल के केस में इतने सारे जो रीजनिंग है वो निकाल लेते हैं। तो जब आप वुकला को, और वो भी एक मैलिशियस मुकदमे के अंदर, इस तरह से उनका ट्रायल कर रहे हैं, तो उनको कई जो है वो तरीकेकार आते हैं इससे निकलने के लिए। लेकिन बहरहाल ईमान मज़ारी ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा, और बिल्कुल दुरुस्त भी कहा। उन्होंने कहा कि जब इस मुल्क के सबसे ताकतवर जो इदारा है, फ़ौज है, उसके तर्जुमान आके, जो अफ़वाज के तर्जुमान हैं, वो आकर जो है वो टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मेंशन करके इस किस्म का बयानिया देंगे कि वो गद्दारों की वकील हैं, तो वो बारीक वारदाती हैं। तो उसके बाद कौन-सी अदालत ईमान मज़ारी के हक में फैसला करेगी? और इसके बाद अब अगर जज अफजल मजूका ईमान मज़ारी या हादी अली चट्टा को सज़ा सुनाते हैं इस मुतनाज़ा ट्वीट केस के अंदर, गो के सज़ा होनी है, और वो बाकायदा तौर पर ट्विटर के ऊपर जो एक खास सोशल मीडिया हैंडल है अमार सुलंगी के नाम से, वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर देता है कि ईमान मज़ारी 7 साल के लिए जेल में जाएगी। तो जब वो इस किस्म की बातें ऑलरेडी कर देते हैं, तो फिर आप खुद सोचिए कि इस सज़ा की लेजिटिमेसी होगी क्या? इंटरनेशनली इस सज़ा को किस तरह से देखा जाएगा? बेशक इस मुल्क के अंदर जो कुछ कुव्वतें हैं, वो ये समझती हैं कि नहीं, बस सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ ठीक-ठीक है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जो इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम है, उसमें जिस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें इन हाउस भी जो है वो प्रेशर आता है, और फिर इदारे जो है वो उनको ये समझ आता है कि भई अब तो प्रेशर आ गया, अब हम इसको किस तरीके से मिटिगेट करें। बहरहाल जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ एक मौजू ये भी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, और वो कहीं पर भी जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां होती हैं, वो उन पर जो है वो बाकायदा तौर पर अपना एक मौकिफ पेश करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले भी बयानात दिए। गुज़िश्ता रोज़ उनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बराह रास्त अपना मौकिफ दिया, और कहा कि 27वीं आईनी तरमीम जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर की गई है, ये अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है पाकिस्तान में, और इस पर नजरसानी की जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आईन पाकिस्तान में की गई 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी और मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि ये तरमीम एक ऐसी वफाकी आईनी अदालत के कयाम का बाइस बनी है जो खुद मुख्तारी से महरूम है, जजों की मुद्दत मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुतालबा करती है कि 27वीं आईनी तरमीम का फौरी तौर पर असर नो जायजा लिया जाए, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इसकी तमाम शिक्कें पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ कानूनी ज़िम्मेदारियाँ और मुआहिदों पर जो है वो से हम मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो, और हुकाम पर लाजिम है, यानी पाकिस्तानी हुकाम पर लाजिम है कि वो फौरी तौर पर तमाम मुनासिब इक़दामात करे, ताकि जजों की गैर जानिबदारी, खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उसके अलावा ये भी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि जो जज है, वो अपने अदालती फ़राइज़ किसी भी किस्म की नामुनासिब या बिला जवाज़ मुदाखलत के बगैर अंजाम दे सकें। आपको याद होगा कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दिया था, तो इसी किस्म की रीज़निंग उन्होंने भी दी थी। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इदारे की जानिब से इस किस्म के एतराज़ात उठना हुकूमत को तशवीश में मुब्तला करता है। मिसाल के तौर पर अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में एक किताब की रोनुमाई की तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब आए। उनसे एंट्री पर ही सहाफ़ियों ने ये सवाल कर लिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल 27वीं तरमीम के ऊपर जो है वो एतराज़ कर रही है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि देखिए ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मुकम्मल तौर पर फैक्ट्स को नहीं देख रही। वफाकी आईनी अदालत का हमने क़याम किया है, तो वफाकी आईनी अदालत के अंदर तमाम सूबों से जजेस हम लेकर आए हैं। इससे पहले एतराज़ उठता था कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाबी जजेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, सूबों की महरूमी थी, अब कोई सूबा महरूम नहीं रहेगा, और जो वफाकी आईनी अदालत का क़याम है, ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, हम तो इसे वहाँ से लेके, यानी वही एक रटी रटाई तकरीर। 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाली वफाकी आईनी अदालत की कोई कारकर्दगी गिनने को नहीं है। वो वफाकी आईनी अदालत अपने कयाम के बाद पिछले 2 माह से, 1 डेढ़ माह से मुसलसल सिर्फ एक सुपर टैक्स का केस सुन रही है। उनके पास डिस्पोजल का रेट नहीं है। फिर वफाकी आईनी अदालत के अंदर जो तैनात किए गए हीरे हैं, उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अपनी जो है वो सीनियरिटी के बगैर सुप्रीम कोर्ट में लाए गए, देन वो वफाकी आईनी अदालत के जो है वो सरबराह बना दिए गए। सेकेंडली वहाँ पर लगाए गए अली बाकर नजफी साहब, किसी को भी पता है कि उनके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन का मामला आया था, तो मौजूदा चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने उनको बाकायदा तौर पर करप्ट कहकर उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया था। देन उसके अलावा आमिर फारूक साहब हैं, किसी से ढकी छुपी उनकी जो है वो हिस्ट्री नहीं है। वो एक जज अच्छे हो सकते हैं, बट द वे ही सर्व्ड इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड देन अल्टीमेटली इन सुप्रीम कोर्ट, और फिर सबसे जूनियर नंबर पर उठाकर उनको पहले आईनी बेंच पे बनाया गया और बिठाया गया, और अब उनको वफाकी आईनी अदालत ले जाया गया। इससे बिल्कुल वाज़ेह है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के अल्फाज में जो उन्होंने अभी कहा ना कि गुलदस्ता है, तो ये तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। मुस्तकबिल में कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा सूबा महरूम हो गया या पंजाबी जजेस ने ये कर दिया। आपने जजेस को इतना मान दिया है कि उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है, और वफाकी आईनी अदालत में वो जजेस लगाए गए हैं
जो 100% आपके साथ हैं, अगर उनमें से किसी एक पर आपको डाउट भी होता, तो उसको नहीं लगाया गया, हसन अज़हर रिज़वी साहब को लगाया गया। हसन अज़हर रिज़वी के ऊपर कोई शक ही नहीं है कि वो कभी भी जो है वो अपने ज़हन को इस्तेमाल करते हुए ज़मीर के मुताबिक कोई फ़ैसला दे देंगे या आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला दे देंगे। वो तो वही फ़ैसला देंगे जो ऑर्डर आएगा या जो मंशा होगी कुछ ख़ास जो है वो हलकों की। उसके अलावा बाकियों को देख लीजिए, जस्टिस के आगा कौन थे? पीसीओ जज थे। बाद में वो वाहिद पीसीओ जज जो बाद में जो है वो रिस्टोर हुए। उसके अलावा जो जस्टिस अरशद हुसैन हैं, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब वो इतने खुशकिस्मत इंसान हैं, वो हमेशा आला ओहदों पे रहे, लेकिन उनका तो वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट के ऊपर उनके जो कारनामे हैं उनमें नहीं लिखा, कोई सिंगल जजमेंट नहीं है। वो जीबी एपलेट बेंच हेड करके आ जाते हैं, वो वहाँ की अदालत के जज चीफ जज लग के आए हैं, लेकिन उनकी कोई जजमेंट नहीं है कोर्ट करने को। तो बहरहाल ये जो तमाम तर हीरे लगाए गए हैं वफाकी आईनी अदालत में 6 के 6, इनके रिकॉर्ड्स देखते हुए आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आज जो आज़म रज़ी तारड़ हैं, वो यहाँ पर आकर हमें बता रहे थे कि मुस्तकबिल में आप देखिएगा कि पार्लियामेंट के इस इतने बड़े इक़दाम को कैसे तारीख में याद रखा जाएगा। तारीख में बिल्कुल याद रखा जाएगा। पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके उन स्याह कामों में से एक में 26वीं तरमीम भी और 27वीं तरमीम भी और अदालतों की हुर्मत ख़त्म करने में भी और सुप्रीम कोर्ट को अमली तौर पर ख़त्म करने में भी और जो हमारा पूरे का पूरा अदालती स्ट्रक्चर है, निज़ाम है, उसको तबाह करने में भी ज़रूर याद रखा जाएगा। बहरहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो एतराज़ात हैं, वही एतराज़ात मुल्क के अंदर से भी उठ रहे हैं, लेकिन फ़र्क कोई पड़ नहीं रहा इस निज़ाम को। आखिर में एक कंपैरेटिव बात करके आगे बढ़ना चाहूँगी। गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो आपकी नज़र से शायद गुज़री हो, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वो एक जो बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी है, उसके कॉन्वोकेशन में जाते हैं और वहाँ पर वो तुलबा को, ख़वातीन जो वहाँ पर थी, उनको जो स्टूडेंट्स थी, वुमेन स्टूडेंट्स, उनको वो डिग्रीज़ जो है वो दे रहे थे। अब उस तकरीब के अंदर 2 जो है ना वो वीडियोज़ वायरल हो गई। नंबर 1 वीडियो वाज़ कि जिसमें एक जो एक जो हैंडीकैप्ड आई आई थिंक सो बिल्कुल एक हैंडीकैप्ड जो तालिबा है वो आई स्टेज पर, तो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अपनी टोपी उतार कर उनको खराज तहसीन पेश किया। बहुत सारे लोग इस जेस्चर को बहुत जो है वो सराह रहे हैं और इसकी एक वजह जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सराहे जाने की ये है कि हमारे यहाँ, हमारे सूबे में कुछ रिवायात हैं। नंबर 1 ख़वातीन को ऐसे देखा नहीं जाता। नंबर 2 उनके सामने अगर वो सामने आ भी जाती हैं तो इज़्ज़त से अपने टोपी उतार के या अपना जो पकुल है वो रख के, मतलब एक एक तरह से एक इज़्ज़त दी जाती है। सेकेंडली उन्होंने एक एक तालिबा थी, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अपने वालिद से मेडल पहनना चाहती हैं। तो उनके वालिद को स्टेज पर लाने के लिए सुहेल आफरीदी खुद चले गए और उस जेस्चर को बड़ा जो है ना वो सराहा गया। फिर वो वालिद साहब खुद आए, उन्होंने अपनी बेटी को पहनाया मेडल और फिर उनकी बेटी उनसे गले लगी और बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं कि एक वज़ीर आला है, वो किस तरीके से जो है वो एक्ट कर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि इस किस्म के बहुत सारे कॉस्मेटिक जो है ना वो हमें नज़र आते हैं एक्ट्स पंजाब के अंदर। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ के जो एक्ट्स थे उनको पज़ीराई ज़्यादा क्यों मिली? और वो जो एक्ट्स हैं जिनमें वो सब्दी माँ एक बच्ची ने गाया, देन वज़ीर आला जो हैं वो उनको बच्चियाँ बाकायदा तौर पर आई लव यू कह रही होती हैं और कैमरे हर तरफ से मूव कर रहे होते हैं और बड़ी एचडी और 3D बल्कि 5D 6D में हमें वीडियो मिल रही होती है और हमें पता चल रहा होता है हर एंगल से कि हुआ क्या, किया क्या। लेकिन उसके ऊपर एतराज़ उठता है, यहाँ पर कुछ होता है तो पज़ीराई मिलती है। तो मेरे ज़हन को ये बात कबूल नहीं है कि भई ये दोहरा मयार क्यों है? अगर वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस एक इवेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं और मुनीब फ़ारूक साहब के मुताबिक, जो कि बड़े करीब हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एतराफ़ भी बरमला इसका करते हैं, उनके मुताबिक बड़ी नाराज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस बात पर भी होती है, तशवीश का इज़हार करती है कि भई आपके एक-एक इवेंट पे पंजाब के ऊपर सिर्फ़ मीडिया ऑप्टिक्स दिखाने के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च होते हैं? तो दूसरी जानिब जो केपी का ओवरऑल पूरे साल का बजट है मीडिया के लिए, दैट इज़ 8 करोड़, तो वहाँ पर 8 करोड़ टोटल बजट है। पंजाब के अंदर एक इवेंट के ऊपर करोड़ों रुपए लगते हैं। बाकायदा तौर पर जो है वो कैंपेनिंग के लिए टीम्स हायर हैं, बाकायदा तौर पर कैंपेनिंग के लिए, इंस्टंट्स के लिए पूरे-पूरे आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं, देन उनको किया जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये इमरान खान के कुछ ऑर्गेनिक आइडियाज़ हैं जिनको रिप्रोड्यूस करके दिखाया जा रहा है। हो सकता है उनमें से कुछ बिल्कुल ऑर्गेनिक भी हों, हो सकता है कुछ चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त भी हों, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि लोगों का दोहरा मयार देखिए ना, मरीम नवाज़ साहिबा ये करें तनकीद है, सुहेल आफरीदी करें तो तारीफ़ है। सुहेल आफरीदी का हाँ, ऑर्गेनिक हो गया, मोबाइल कैमरे से बनी हुई एक वीडियो सामने आई, वो 3D क्वालिटी में नहीं थी शायद लोगों को, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, या फिर इसलिए अच्छी लग रही है कि सुहेल आफरीदी जो है, वो साथ में गलती से आँसू नहीं बहा रहे हैं, या शायद इसलिए लग रही है
कि वो जो ओवरऑल जेस्चर्स हैं उसमें लोगों को लग रहा है कि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं, उसमें कुछ मेजर चीज़ नहीं है। तो ये एक फ़र्क गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो सोशल मीडिया पर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, तो मैंने सोचा आपके सामने रखूँ कि बड़ी ज़्यादती है। देखिए एक खातून वज़ीर आला है, काफ़ी मेहनत है, पीछे पूरी सोशल मीडिया टीम है, पीछे पूरा जो है ना वो एक सोच है, बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ को एनालाइज़ करते, देखते, एक प्लान बनाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी है, वो जाके कोई हरकत कर लेते हैं, आप लोग तारीफ़ें करने लग जाते हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो टीम है, उस पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं। उस पे एस्टेब्लिशमेंट को भले ये मसला हो कि जी आप अपने अखराजात कम करें, तो अखराजात कम करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए ना, अच्छी बात नहीं है। आप एक तरफ वज़ीराई करें, दूसरी तरफ नहीं करें, बायस लगता है। तो वो जहाँ पे आपके मुल्क का, आपका, मेरा टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए लग रहे हैं, पंजाब के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए लग रहे हैं, वहाँ पर भी तारीफ करें ना आप। यहाँ पर जहाँ पैसे ही नहीं लग रहे, वहाँ पर आप तारीफें किए जाते हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। आगे बढ़ते हैं, जो आखिरी टॉपिक है, विदिन 1 और 2 मिनट में कंक्लूड करना चाहूँगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो दौरा लाहौर पर निकली है और मज़े की बात ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसकी कॉन्वॉय में 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, वो दौरा लाहौर पर जा रही है। उनको किस तरह का वहाँ पर माहौल मिलेगा, महमूद खान अचकज़ई लीड कर रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास लीड कर रहे हैं, पीटीआई से असद कैसर हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं और उसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म पर पार्टियाँ हैं, उन सब की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है। वो शहर-शहर गुज़र रहे हैं, उनको शहर-शहर जो है वो उनको वेलकम किया जा रहा है और अब उनका दौरा किस तरह होगा, क्योंकि सुहेल आफ़रीदी के दौरे में हमने देखा एक अजीब किस्म की धक्कम-पहल थी, तो क्या उस किस्म की धक्कम-पहल होगी और साथ ही में जो सुहेल आफ़रीदी हैं, वो कल कराची जा रहे हैं। पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनकी मुलाकात तय थी। अभी इत्तला आ रही है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वो मुलाकात मनसूख कर दी है, अब वो मुलाकात नहीं है। लेकिन सुहेल आफ़रीदी है, उनके दौराए कराची में क्या फ़र्क होगा लाहौर से और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वन्स वो पहुँच जाती है लाहौर, तो वहाँ पर क्या होगा, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू मुफ़स्सिल अंदाज़ में करेंगे। इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। पाकिस्तान की एक तारीख़ है कि वो बहुत रैपिडली जो है ना, वो हमारे यहाँ चीज़ें चेंज होती हैं। हुकूमत अच्छा डिलीवर नहीं कर रही, एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रही, आप माने ना माने एस्टेब्लिशमेंट ही एक्चुअली ताकतवर है, वो थ्रो आउट कर देती है गवर्नमेंट को एंड देन एक नया सेटअप बना लिया जाता है और अभी तो इस तरह के फिजिबल हालात हैं कि बताया जा रहा है कि भई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे कैन नॉट डिलीवर सो वी नीड अ सेपरेट काइंड ऑफ अ सेटअप कि जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से सब चला सकें। तो ये भी देखना है कि क्या इस तरह का एक अल्टरनेट सेटअप लाया जा सकता है, हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा, क्या ऑपोज़िशन का जो इमरान खान ने डोर टू डोर जाके तहरीक की तैयारी का कहा है, फिर जो महमूद खान अचकज़ई हैं, उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तहरीक चलाने के लिए निकले। तो इस सारी सिचुएशन में क्या कोई तहरीक चल पाएगी अवामी सतह पर? कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको लीड कर सकती है, नहीं कर सकती? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई बड़ा क्लियरली कहते हैं कि जी तहरीक चलाने के लिए तो हम लोग बिल्कुल भी अ बंदे नहीं हम मरवा सकते। तो वो एक तरफ कुछ इत्तलात ये भी हैं कि कुछ कहीं न कहीं मुज़ाकरात की बातचीत की का जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, वो भी अंडर वे हैं चीज़ें। दूसरी जानिब तहरीक के लिए मुतहर्रिक भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलख़ुसूस वज़ीर आला सुहेल आफ़रीदी। तो किस तरह से चीज़ें चलेंगी और फिर जो क्रिटिसिज़्म है मुसलसल पीटीआई के ऊपर, पीटीआई की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर, उस सबको देखते हुए हालात किस तरफ को जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये एनालाइज़ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से तब कर सकेंगे जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपना दौरा लाहौर और सुहेल आफ़रीदी अपना दौरा कराची पूरा कर लेंगे, तो एक सिमत होगी समझने को कि किया क्या जा रहा है। बहरहाल फ़िलवक़्त ये अपडेट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर की। मज़ीद कुछ होगा आपके सामने हाज़िर होंगी, अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।